So, how different is the acting in theaters as compared to the acting in movies? रफली सेम होती है एक्टिंग, बस डिफरेंस ये है कि थिएटर में गलती परफॉर्मेंस से पहले हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सिनेमा में गलती परफॉर्मेंस के दौरान हो, आप तो उसको तब करेक्ट कर सकते हो। जब आप थिएटर शो कर रहे हो तो अगर गलती हुई तो हुई, अब उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ऑडियंस ने देख लिया। पर सिनेमा में रीटेक का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं आप जो कर सकते हो। You did first movie with Ranbir and then second movie ये जवानी है दीवानी also with Ranbir. So does it happen कि आपने किसी एक्टर के साथ मूवी करी and then again आपको उसी एक्टर के साथ लोग देखना पसंद कर रहे हैं? आई डोंट थिंक इट हैपेंस विद मोस्ट कैरेक्टर एक्टर्स कि ओ ये इनके साथ अच्छे लग रहे थे, इन्हीं के साथ लगा दो। So Naveen, imagine if Rocket Singh was made today in the times of Instagram and Reels. So how would you pitch your character? मेरे ख्याल से आई वुड से नितिन राठौड़ जो कैरेक्टर था रॉकेट सिंह का, वो एक सेल्स इन्फ्लुएंसर होगा। मतलब आज के ज़माने में आज बहुत आपने देखा होगा, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, बिजनेस इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर बहुत है। तो क्योंकि वो सेल्स में था और फिल्म का नाम ही है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। जैसा कि आपने बोला कि पहली फिल्म यशराज के बैनर की मिल रही है. So then what happened after that? I mean, you started getting more offers in the movies or do you felt like कि नहीं यार एक ड्राई सा आ गया है after getting such a good movie? तो काम तो चल रहा था। बस हुआ ये कि पोस्ट रॉकेट सिंह लोगों को मैं सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर, ऑफिस बॉस, उस कैटेगरी में दिखना शुरू हो गया। So, Naveen, if we take out acting from your personality, if we take out theater, improv, everything out of your personality, so what is and how is Naveen? ऐसा नहीं, अगर ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा Is it dead or alive? होता, आई थिंक ही विल बी डेड। नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है नवीन कौशिक। नवीन इज़ एन एक्टर, अ कमेडियन, अ राइटर एंड एन इम्प्रोव स्पेशलिस्ट। वेलकम नवीन, है वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स। बोलिए जज साहब, क्या पूछना है आपने? So Naveen, you belong to Delhi हाँ जी। and you grew up in a family of doctors and engineers. यस। So how difficult or how challenging was it for you to break the monotony and choose art as a subject, as a career? And did you face any rebellion at home back then? And what were your challenges basically? What were your thought process behind choosing art? इतना डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज ग्रोइंग अप माय पेरेंट्स हु स्टडीड मेडिसिन इन दिल्ली, they in their college were also exposed to art, dance, singing, theater. My older brother, who's an IT engineer, he himself used to perform in plays in school. He was part of the singing group, he was part of the musical group. तो वो एक्सपोजर आर्ट की तरफ था। एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू बिलीव कि फुल राउंडेड इंडिविजुअल बनने के लिए यू नीड टू हैव दैट एक्सपोजर, नॉट टू जस्ट स्टडीज of STEM, which is science, technology, economics and maths, but you also need to have an exposure to art. Matlab, you need to understand music, you need to understand rhythm, you need to understand movement, you need to understand emotions. तो वो exposure था मेरे को। the only thing that my parents told me when I told them मेरे को आर्ट में जाना है या मेरे को थिएटर करना है, क्योंकि मैं खुद साइंस पढ़ रहा था जब मैं स्कूल में था, their only advice to me was ki be careful. It's a very difficult stream to go into. It's a very difficult career to choose because a lot of it is based on other people's liking of you. मेडिसिन के अंदर यू हैव ए स्किल जो दूसरा कोई बता नहीं सकता, आप अच्छा करो खराब करो, जनरल पब्लिक नहीं बता सकती, दूसरा डॉक्टर बता सकता है। इंजीनियरिंग में यू आर बिल्डिंग समथिंग, बट आर्ट के अंदर इट्स हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑडियंस आपको लाइक करती है या नहीं करती है, एंड अ लॉट ऑफ लक इज इन्वॉल्व। सो दे टोल्ड मी टू बी केयरफुल, डू नॉट होप टू मच, डू नॉट अज्यूम टू मच कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि आप अब आर्ट कर रहे हो। तो मेरे को ऐसा कोई पुश बैक नहीं मिला मेरे पेरेंट्स। उन्होंने कहा ठीक है, कर रहे हो अच्छे से करो, मेहनत लगा के करो, दिल लगा के करो, बी केयरफुल ऑफ हाउ यू डू इट, लर्न इट प्रॉपरली, डू इट प्रॉपरली। आई थिंक द ओनली रिबेलियन आई प्रॉब्ली फेस्ड वाज माई ग्रैंड फादर, मेरे नाना जी जो थे। व्हेन आई टोल्ड हिम कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, तो उनको लगा कि मैं किसी
एक्टिंग स्कूल में गया हुआ हूँ, और क्योंकि उनके हिसाब से हर चीज़ डिग्री होती है। वो खुद डॉक्टर थे, तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि तेरी क्लास कब खत्म हो रही है, तेरी ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है, कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा। तो मेरे को उनको बोलना पड़ता कि मैं ऑन द जॉब सीख रहा हूँ, मैं लोगों के साथ थिएटर करके सीख रहा हूँ। So he never understood that. To him, it was, "Are you wasting your time? Are you not doing the right thing?" वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा स्टर्न होके उनको बोलना पड़ता है कि सही कर रहा हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। सो अदर देन दैट, आई डोंट थिंक मेरे को कोई ज़्यादा पुश बैक मिला फैमिली से। बस बोलते थे कि जब भी कर रहे हो ठीक से करो, डोंट बिलीव कि हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा। So you made this decision right after your 12th or in graduation. What was that time when you think that, okay, fine, art mein hi I have to make a career? I did this right after my 12th class boards. उससे पहले I used to perform in a lot of school plays. And after the board exams were done, and all the medical entrance exams and engineering entrance exams were done, I got the opportunity to attend a workshop by Mr. Barry John. He was a theater director. He is a theater director, and back then he came to prominence for a lot of people like me who were naive about art and theater, because Shah Rukh Khan had mentioned when he got his Filmfare Award, ki the person who has made me is Mr. Barry John. The person who's taught me how to act is Mr. Barry John. So I'd heard that, and when I got the opportunity to attend his workshop, I thought I'll attend his workshop. मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, बस खत्म, आके कुछ करने की जरूरत नहीं है. When I did attend it, it was a month and a half long workshop. I realized there's a lot more to do with regards to acting. I was 16 at that time, so didn't know a lot about life, didn't know a lot about the world. That is what Mr. Barry also told me. Ki you can feel you can act because you've seen something on television. You can feel you can act because you've seen something on cinema. But then you're only copying what the other person has done. When it comes to you actually creating something yourself, it needs experience, it needs training, it needs practice, it needs जो हमारे वो कहते हैं रियाज, वॉइस का, इमोशन का, मूवमेंट का, so reading ka. So all of that, around that time I realized, okay, I want to do this because I really enjoyed it. I also got an opportunity to perform in a play with him. I was 17. I was performing in Kamani Auditorium in Delhi, on the life and on times of Manto. I met so many people during that play that I realized, this is something I'll enjoy. I'll enjoy being on stage. I enjoy performing. In fact, I was given a character of a pimp in from one of Manto's stories, and that characterization was that pimp wo beedi peeta hai. So when I was performing, I didn't realize कि when I came on stage, right in the front row was my parents. They were sitting right there watching me at 17 smoke a beedi, and I was like, smoking a beedi in front of my parents. So, but the fact that the character came out and the audience applauded, and I saw my parents applaud my performance as well. So that really told me, you know what, let's work on this. Let's see if I can do this as a career. Okay, so after that play, you decided, okay, fine, now I have to make a career in acting in this field. And so हर आर्टिस्ट का इन फ्रॉम वेयर irrespective ऑफ कि वो कहाँ से भी बिलोंग करते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सबके अंदर एक यही एक इंस्टिंक्ट है कि अगर हमें अपना करियर बनाना है एक्टिंग में, देन वी हैव टू कम टू मुंबई. So as you were based in Delhi at that point in time, so when did you decided that, okay, fine, now I have to take my career to Mumbai. Now I have to scale my career and I have to go to Mumbai for that. Um, सो बैरी सर के साथ काम करने के बाद आफ्टर द प्ले वाज डन, मैं कॉलेज में आई जॉइंड अ कॉलेज व्हिच वाज द कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जहाँ पे मैं लोगों के साथ थिएटर कर रहा था और मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था. मैं उस समय एक सिंगिंग ग्रुप में भी घुस गया, मैं उस समय फोटोग्राफी भी करने लग गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप ट्वेल्थ में होते हो, 11th में होते हो और आप मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें ना पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि 24 घंटे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, तो किसी और चीज़ के लिए टाइम बचता नहीं है. तो हम कॉलेज में जाते ही आई वाज लाइक मैं सब एक्सप्लोर करूंगा जो 2-3 साल से नहीं किया है, क्योंकि 10th के बोर्ड्स हो गए, फिर मेडिकल के लिए तैयारी करो, फिर 11th आ गया, 12th के बोर्ड्स हो गए. मैं कहा सब ट्राई करते हैं. करते कराते मेरे को लगा कि यार थिएटर में ही मज़ा आ रहा था, बाकी सारी चीज़, फोटोग्राफी करनी है तो कैमरा चाहिए, कैमरा महंगे आते हैं. म्यूज़िक करना है तो गिटार होना चाहिए या ड्रम किट होनी चाहिए, वो महंगे आते हैं. माँ बाप के पास कैसे जाके बोलूँ कि यार ये खरीद के दो.
सिंगिंग करनी है तो थोड़े टाइम में मेरे को समझ में आया कि मेरी आवाज़ में वो मधुरता है नहीं। मैं गा सकता हूँ लेकिन अपने लिए गा सकता हूँ। जनता के लिए, ऑडियंस के लिए गाना गलत रहेगा क्योंकि मेरी वो रेंज नहीं है। तो जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो मेरे को ये भी समझ में आया कि थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उस समय, दिस इज़ बैक इन 2000 एंड 2001, तो तब हिंदुस्तान में जहाँ तक मेरे को मालूम था एक ही थिएटर स्कूल था, विच वाज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और उसमें घुसने के लिए आपको एज़ एन एक्टर 10 प्लेज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 5 प्लेज़ में बैक स्टेज किया होना चाहिए, 3 प्लेज़ लिखे होने चाहिए, चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये सब होना चाहिए। मैं कहा चलो अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भर्ती होना है, एक्टिंग सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो मैं दूसरे थिएटर ग्रुप्स जो होते हैं, उनमें काम करना शुरू किया। समझ में आया कि यार ये अच्छा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब तक करने जाएँगे तब तक मेरे को बॉम्बे जाने का टाइम आ जाएगा। एंड दैट्स व्हेन आई मेट मिस्टर एन के शर्मा, जिनके साथ मैंने 2002 से 2009 तक थिएटर किया। और उनके साथ काम करते-करते उनके वहाँ उस ग्रुप जो था, एक्ट वन ग्रुप जो था, उसके एलुमनाइज़ मनोज वाजपेयी हैं, पीयूष मिश्रा हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, अनुराग कश्यप हैं। तो उस ग्रुप में करते-करते मेरे को समझ में आया कि मुँह उठा के मत चले जाओ, क्योंकि बॉम्बे शहर ही अलग है। पहले आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर आपको समझ में आना चाहिए कि आपका क्राफ्ट अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री की फैमिली से हूँ नहीं। तो कोई उठा के मेरे को काम दे नहीं देगा, मेरे को अपने स्किल पे जाना पड़ेगा। तो वो स्किल होन करने के लिए मुझे टाइम लगा, एंड आई थिंक 2007 2008 में हो गया था कि अब बॉम्बे जाते हैं, वहाँ पे जाके ट्राई मारते हैं। तो उस काम को करने में, अचीव करने में, पैसे जुटाने में, क्योंकि यहाँ पे आना है, रेंट देना पड़ेगा, अपने आप से रहना होगा। तो वो 1 साल लगा, फिर 2009 में मैं बॉम्बे आ गया। सो यू केम टू बॉम्बे इन 2009. आपका कोई गॉडफादर नहीं था मुंबई में. यू आर ऑल अलोन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. हाउ चैलेंजिंग वाज इट? आई मीन, दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम आपके कि नया शहर और एक ऐसी उड़ान भरनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे चीज़ें पैन आउट होंगी? काफ़ी सारे सवाल चल रहे होंगे आपके जहन में. सो उस जर्नी पे ले जाइए हमें. सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरे माँ-बाप ने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी दिया था मुझे कि बेटा तू जा रहा है, ठीक है, इतना है हमारे पास तेरे को देने के लिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो तू या तो अपना देख ले या फिर वापस आ जा। वापस आ भी जाऊँ, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर ने, तो ऐसा भी नहीं था कि कोई दुकान पे बैठ जाऊँगा या गल्ले पे बैठ जाऊँगा कि बिज़नेस सँभाल लूँगा। अम, जब बॉम्बे आया, जो पैसे मिले थे उससे एक तो मैंने एक किराए पे छोटा-सा मकान लिया, 1 रूम किचन, और थोड़ा बहुत ऐसा किसी से के कहने पे फ़ोटोज़ खिंचवा ली, क्योंकि मैंने सुना था कास्टिंग एजेंसीज़ में देना होता है। जो चीज़ बॉम्बे आने से पहले नहीं पता थी वो थी रिजेक्शन, कि यहाँ पे आप रिजेक्ट बहुत होते हो। आप ऑडिशन के लिए जाओगे, आपको पहले तो पूछना ही पड़ेगा सर मैं फिट करता हूँ या नहीं करता हूँ, बोल सकते हैं नॉट फिट। प्रॉब्लम ये हुआ है कि उस समय भी मैं ऐसे बॉल्ड रहता था, मैं गंजा रहता था, तो मैं जिस दोस्त के साथ रह रहा था उस समय, उसको जब ऑडिशन कॉल आती थी, तो उसकी और लुक और मेरी लुक बड़ी अलग है। मुझे लगता था लुक पे थोड़ी ना काम देते हैं लोग, काम देते हैं आपके एक्टिंग के टैलेंट पे। तो मैं उसके साथ ऑडिशन पे जाता था, वो मेरे को देख के रिजेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने उसको बुलाया है उसकी लुक के हिसाब से। तो पहला 1 महीना मैं बहुत रिजेक्ट हुआ, और उस दौरान मेरे को लगा कि यार शायद नहीं हो पाएगा, मतलब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे थिएटर कर रहे थे, थिएटर में कुछ ना कुछ बना लेंगे, माँ-बाप का घर है, उनके साथ रह लेंगे। तो वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि शायद गलत स्टेप ले लिया, वो पैसे भी उड़ा दिए, जो मॉम-डैड ने दिए थे। अभी वापस क्या मुँह लेके जाऊँगा? 10 साल लगा दिए थिएटर करने में और आप बॉम्बे आके अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पाए। तो वो बहुत सारी चीज़ें चलती थी दिमाग में, प्लस भाषा यहाँ पे लोगों की अलग है, रहना सहना अलग है। दिल्ली से आने वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे घरों के साइजेस छोटे होते हैं इनिशियली जब आप शुरू करते हो। आप ये भूल जाते हो कि आप जो दिल्ली के घर में रह रहे थे वो आपका नहीं है, वो आपके माँ बाप ने बहुत साल लगा के बनाया था। वो भी शायद शुरुआत में एक छोटे से कमरे में रहे होंगे। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्राइक करनी कि अरे यार रिजेक्ट हो रहा हूँ। कोई बोलता है बॉडी बना लो, कोई बोलता है ऐसा कर लो, कोई बोलता है मॉडल बन जाओ, कोई बोलता है कि किसी के असिस्टेंट बन जाओ, कोई बोलता है कि पार्टियों में जाओ।
तो बहुत सारी एडवाइस मिलती थी कि ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और आपको लगता था यार मेरे को ये तो आता नहीं, मेरे को पार्टी में लोगों के साथ उठना बैठना नहीं आता, ना मेरी वैसी औकात भी नहीं है वैसी, या मेरे को किसी का असिस्टेंट कौन बनाएगा, मेरे को ऐसे, मेरे को कोई जानता नहीं यहाँ पे इस शहर में। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत वो करती थी, लेकिन आई आई थिंक मार्च के एंड में, 2009 के मार्च के एंड में, अभिमन्यु रे जो हैं, तो उस समय यशराज कास्टिंग के हेड हुआ करते थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर के लिए बुलाया कि ऑडिशन दो आके। मैंने दे दिया और फिर उन्होंने कहा ठीक है, बताएँगे आपको। मैं भी घर चला गया कि ठीक है। मेरे पास 6 महीने का पैसा था बॉम्बे में, जिसका आधा मैंने रेंट पे उड़ा दिया था। बाकी सामान लेने में, खाना खर्चे में, ट्रैवल में। अप्रैल में उनका कॉल आया कि एक फ़िल्म कर रहे हैं रॉकेट सिंह, अगर आपको आना है तो आ जाओ। मैं कहा कौन नहीं आना चाहेगा सर, 3 महीने से रिजेक्शन मिल रहा है, और अगर आप स्टार्टिंग में ही पहली फ़िल्म मेरे को आप कह रहे हो कि यशराज की होगी, तो डेफ़िनेटली मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने आके बताया। मेरे को लगा 1 दिन 2 दिन का काम होगा, बट turned out to be a much larger role that really opened doors for me. So that was the journey. Okay. So Rocket Singh happened to you first, and then Dave D happened. Dev D happened to me first Okay. because, like I said, Anurag Kashyap was an alumni of the theatre group I was in. And when he was shooting Dev D in Delhi, he reached out to my director, Mr. N.K. Sharma, कि I need this one character. एक लड़के को मैंने हायर किया था, लेकिन वो बॉम्बे से आने के लिए कह रहा है फ्लाइट लेके, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो दिल्ली में आपके पास कोई लड़का है? तो इनके सर ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया कि ये लड़का है, इसको बोल दो। एक दिन में उन्होंने शूट किया, बिरयानी खिलाई, थोड़े से पैसे दिए, मैंने उसकी पार्टी कर ली। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में देवडी आ गई। सो दैट वाज जस्ट लाइक अ वन डे रोल दैट दे हैड गिवन मी। बट या द प्रॉपर थिंग दैट आई रियली गॉट एज एन एक्टर कि ओके, ऑडिशन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इतने दिन काम चलेगा, कॉस्ट्यूम ये वो, वाज रॉकेट सिंह। Okay. So Rocket Singh happened later, and Dev D happened first. Okay. So once you did Rocket Singh, आई मीन अगर जैसा कि आपने बोला कि पहली फिल्म यशराज के बैनर की मिल रही है, सो वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है खुद से भी, खुद के माइंड में भी, कि यार अब तो यहाँ से तो करियर मेरा सीधा अपस्केल ही जाने वाला है. सो देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? आई मीन यू स्टार्टेड गेटिंग मोर ऑफर्स इन द मूवीज, और डू यू फेल्ट लाइक कि नहीं यार एक ड्राई सा आ गया है आफ्टर गेटिंग सच अ गुड मूवी? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा। मेरे को रॉकेट सिंह करने के बाद, बेसिकली रॉकेट सिंह का मैंने काम आई थिंक अगस्त में ख़त्म कर दिया था 2009 के, और फ़िल्म रिलीज़ हुई थी दिसंबर में। बट क्योंकि मेरे को एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिला था यशराज में, तो उन्होंने मेरे को 2 और प्रोजेक्ट्स के लिए साइन कर लिया था, तो मैं कंटिन्यूअसली उनके साथ काम कर रहा था। फिर रॉकेट सिंह आई, उसकी वजह से मेरे को और प्रोजेक्ट्स में लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। मैंने आई थिंक अप टिल नाउ मैंने 20 फ़िल्में कर ली हैं। अ, छोटा पार्ट, बड़ा पार्ट, सिंगल डे वर्क, सिंगल सीन वर्क, बहुत सारी ऐसी फ़िल्में भी करी हैं मैंने। तो काम तो चल रहा था। बस हुआ ये कि पोस्ट रॉकेट सिंह लोगों को मैं सिर्फ़ एक अथॉरिटी फ़िगर, ऑफ़िस बॉस, उस कैटेगरी में दिखना शुरू हो गया। तो मेरे को, मैंने सारे तरीके के बॉस कर लिए। मैंने सपोर्टिव बॉस भी कर लिया, मैंने खड़ूस बॉस भी कर लिया, मैंने इमोशनल बॉस भी कर लिया है, मैंने गुस्से वाला बॉस भी कर लिया है, मैंने ठरकी बॉस भी कर लिया है, मैंने एकदम रोंदू बॉस, का कमज़ोर बॉस, कावर्डली बॉस, आप बोलो कौन-सा बॉस, मैंने सारे बॉस कैरेक्टर्स कर लिए, फ्रॉम एड टू टीवी टू फ़िल्म। प्लस अथॉरिटी फ़िगर मैंने इनसाइड एज एक शो किया था अमेज़न के लिए, उसके अंदर कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गया। तो सबने मेरे को उसी उस कैटेगरी में, जैसे कहते हैं ना, टाइप कास्ट करके कि ये बॉस कैरेक्टर अच्छा करता है, इसको बॉस रोल दे दो। तो वो हुआ। उससे, हाँ, घर का खर्चा अच्छा निकलता है, उससे पैसे आते हैं, आपको काम मिलता रहता है, लोग आपको देखते रहते हैं, लेकिन एक जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होती है, मे बी वो शायद मिसिंग थी मेरे लिए। लेकिन लल बीच में ज़्यादा नहीं है, और अगर लल आता था तो वो पार्ट एंड पार्सल है, लाइक एन एक्टर्स करियर। आप अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, दूसरे प्रोजेक्ट पर जाने के लिए आपको पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, ऑडिशन करना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो टाइम लगता है। सो यू ऑलवेज हैव दैट पीरियड। जैसे अभी आई हैव जस्ट फिनिश्ड अ प्रोजेक्ट को 1 साल लग गया, लेकिन 1 साल के अंदर बहुत महीने थे जहाँ पे कुछ
काम था नहीं करने को, क्योंकि फ़िल्म कहीं और शूट कर रही है या किसी और के साथ शूट कर रही है। तो आप उस दौरान और कुछ उठा नहीं सकते, आप बैठे हुए हो घर पे। तो you have those moments where, there are dips in your activity, and then there are highs, and then there are lows. So it keeps going back and forth. So, but 15 years I've been working in हुँ, Bombay. हुँ। सो यू जस्ट सेड कि उसके बाद आप स्टीरियोटाइप हो गए थे इनटू सर्टेन रोल्स, बॉसी रोल्स। तो उस बीच में एक मूवी और आई थी आपकी, ये जवानी है दीवानी। Ji. उसमें यू प्लेड द रोल ऑफ अ टूर गाइड। Yeah, Sumer. Yeah. हाँ, सो हाउ डिड दैट हैपन? Nandini Shrikant hai. She was the casting director for, I think, Dharma and Excel at that time. She called me up. She said, "There's this movie happening. There's this character. He's there in the first half." मर जाता है क्या? नहीं, मरता नहीं है, लेकिन कहानी फर्स्ट हाफ के बाद कहीं और शिफ्ट होती है। फर्स्ट हाफ में इट इज़ ऑल इन मनाली एंड इट्स ऑल अबाउट ट्रैवल एंड स्टफ। So would you be interested? मैंने कहा, Nandini, of course I would be interested. Who would not be interested in something like that? Because I was getting to do something that was different from the boss roles that I was getting. Second, they said that it's going to be shot in Manali and Kashmir. आपको किसी और के पैसे पे घूमने का मौका मिल रहा है। अगेन जब उन्होंने स्टार कास्ट बताई कि उसके अंदर रणबीर कपूर है, प्रियंका, क्या नाम है, दीपिका पादुकोण है। तो आई वाज लाइक, या आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद रणबीर अगेन, एंड देन दीपिका पादुकोण, आई हर्ड अबाउट हर वर्क एथिक्स, कैसे वो काम करती है, कितनी हार्ड वर्किंग है। तो उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। आई डेफिनेटली वांटेड टू डू। एंड अयान मुखर्जी वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। उन्होंने वेकअप से बनाई थी, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। ओके, ही इज़ अ यंग डायरेक्टर, वुड लाइक टू सी हिज पर्सपेक्टिव कि कैसे करते हैं। तो मेरे को वो उस चीज़ ने बड़ा अट्रैक्ट किया, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, वर्किंग ऑन दैट फिल्म। इट्स रॉकेट सिंह से छोटा पार्ट है, लेकिन आई एम रिकग्नाइज्ड फॉर ये जवानी एज मच एज आई एम रिकग्नाइज्ड फॉर रॉकेट सिंह। तो लोगों को पता है, और यूथ को बहुत पता है ये जवानी के बारे में। Correct, correct. So, you did first movie with Ranbir, and then second movie Ye Jawani Hai Diwani हम्म also with Ranbir. So, does it happen, कि आपने किसी एक्टर के साथ मूवी करी, and then again आपको उसी एक्टर के साथ लोग देखना पसंद कर रहे हैं, हम्म या उसी ऑरा में देखना पसंद कर रहे हैं? हाँ। तो does it happen? um I don't I mean, think so does it यार, help in मतलब getting roles? I am not so sure about, I think वो ज्यादा हीरो हीरोइन के जो जोड़ी बनती हैं उसके ऊपर ज्यादा होता है। आई डोंट थिंक इट हैपेंस विद मोस्ट कैरेक्टर एक्टर्स कि ओ ये इनके साथ अच्छे लग रहे थे, इन्हीं के साथ लगा दो। आई डोंट, नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता है। बीच में मेरे को एक बार शायद एक बर्फी के लिए, जो उनकी मूवी थी उसके लिए भी कॉल आया था, लेकिन आई वाज वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट एंड डेट्स का क्लैश चल रहा था, तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन आई आई हैव नॉट बीन ग्रुप्ड विद अ सर्टेन एक्टर अप टिल नाउ कि आप इन्हीं के साथ अच्छे लगते हो। मैं मेरी मेरी अटेम्प्ट तो ये है कि मैं सबके साथ अच्छा लगूं, एक एक्टर के साथ, क्योंकि फिर देन यू आर वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। एंड देर आर मेनी स्टोरीज इन बॉम्बे अबाउट कैरेक्टर एक्टर्स बीइंग स्टक विद अ डायरेक्टर, बीइंग स्टक विद अ स्टार, कि जब ये इनकी फिल्म आएगी हम उसी के अंदर काम करेंगे। अब वो नहीं काम करे तो आप खाली बैठे हुए हो। डायरेक्टर की पिछली फिल्म नहीं चली, अगली फिल्म के लिए फाइनेंस नहीं मिल रहा, तो आप खाली बैठे हुए हो। So, that I felt that was a particular trap. So I've never aimed to, कि इन्हीं स्टार के साथ लग जाते हैं, जब भी ये काम करेंगे हमको काम दिलाएंगे, वो मैंने कभी एम किया नहीं। So ओके। सो सारे एक्टर्स का, आई एम श्योर डायरेक्टर्स का भी ड्रीम होता है विद मेकिंग अ मूवी विद सर्टेन एक्टर्स। hmm, तो एक्टर्स का भी ऐसा ही कुछ एक ड्रीम होता है कि यार इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। hmm, सो यू सेड दैट टिल नाउ यू हैव डन सम और 20 ऑड फिल्म्स। yeah. तो आई एम श्योर आपने डिफरेंट डायरेक्टर्स के अंडर काम किया hmm. होगा। सो इफ़ यू कैन नेम अ फ्यू डायरेक्टर्स जिसके अंडर काम करके आपको लगा हो कि यार ये सही है, ऐसा काम मिलता रहे तो लाइफ बन जाएगी। आई मीन, मैं जेन्युइनली बोलूँगा, मैं अभी मैंने एक फिल्म करी है धुरंधर करके, उसका शूट अभी कंप्लीट हुआ है। उसके डायरेक्टर आदित्य धर हैं, जिन्होंने उरी बनाई थी। मैं जब उनसे मिला था, ही इज़ माई एज, ही इज़ एग्जैक्टली, आई एम 44, ही इज़ 44। आई एम फ्रॉम दिल्ली, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली थिएटर, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली थिएटर। सो आई रियली enjoyed talking to him, working with him, understanding his way of looking at, a scene or at cinema. um,
उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। मेरे को शिमित अमीन के साथ काम करके रॉकेट सिंह के लिए बहुत मज़ा आया, बिकॉज़ उन्होंने बहुत स्पॉइल किया हमें। नॉट स्पॉइल इन द सेंस कि हमारे को खाने को मिल रहा है या लग्ज़री मिल रही है या रहने को नहीं। उन्होंने स्पॉइल किया फ्रॉम द क्राफ्ट एंगल कि आप 3 महीना हमारी स्क्रिप्ट की रीडिंग्स हुई थी। हमने 3 महीना रिहर्स किया फ़िल्म को बिफोर इवन स्टार्टिंग द शूट। उन्होंने जब उनका प्री प्रोडक्शन चल रहा था, उन्होंने सारे एक्टर्स फाइनल करके उनको बोला कि अब स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करो। जब तक हम ये फाइनलाइज़ करते हैं, जब तक हमारे सेट्स बनते हैं, जब तक हम लोकेशंस लॉक करते हैं, तब तक आप रोज़ आओ, रोज़ हमसे मिलो, सुबह से शाम तक हमारे साथ बैठो। रूम लेके यशराज में हमको बुलाते थे, हमारे को सुबह बुला के वहाँ पे स्क्रिप्ट दे के बिठा दिया करते थे कि अभी आप स्क्रिप्ट पे काम करो। एवरी इवनिंग दे वुड कम एंड हिम एंड जयदीप सानी जो राइटर थे फ़िल्म के, दे वुड कम एंड मीट अस कि हाँ भाई, क्या पढ़ा आज? क्या समझ में आया? कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ चेंज करना है, डू यू वांट टू वर्क ऑन इट? सब कैरेक्टर एक्टर्स की साथ में रिहर्सल होती थी, क्या होगा सीन के अंदर, कैसे लेना चाहोगे, हाउ वुड यू लाइक टू चेंज इट? बिकॉज़ जब आप सेट पे पहुँचते हो, देयर इज़ नो स्पेस फॉर दैट टू हैपन बिकॉज़ देयर इज़ टू मच हैपन। तो उन्होंने पहले कहा, तो उन्होंने एज़ एन एक्टर मुझे वहाँ पे स्पॉइल किया। अम, अयान मुखर्जी इन ये जवानी, जिन उनके साथ काफ़ी टाइम मनाली में हम जब शूट कर रहे थे, तो टाइम स्पेंड हुआ, तो सीइंग अ यंगर पर्सपेक्टिव ऑफ कि क्या होना चाहिए सिनेमा, हाउ टू अप्रोच अ सीन, how to approach the energies, how to approach the dynamics of a scene. So seeing all of that was very interesting. And then I've worked with a lot of directors who come from the ad background. So their quick thinking skills. राम माधवानी करके हैं, उनके साथ मैंने एक ad शूट करी थी, जिसके अंदर मेरे को वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी मिली इरफान खान के साथ काम करने के लिए। वो मेरा एक ज़िंदगी का रिग्रेट है, एक्टिंग का रिग्रेट, कि मैं इरफान खान जी के साथ कभी काम नहीं कर पाऊँगा अब। बट वो एक एड में मेरे को मौका मिला था, देयर विद हिज क्विक थिंकिंग, ओके ये चाहिए तो ऐसे कर देते हैं, ये चाहिए तो ऐसे, वो तुमने ये सोचा ऐसे कर लेते हैं। सो ही वाज एबल टू द क्विक थिंकिंग दैट एड डायरेक्टर्स ब्रिंग इनटू अ शूट, वो देख के दोज एनर्जीज वर वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद। So Naveen, imagine if Rocket Singh was made today in the times of Instagram and Reels. So how would you pitch your character? मेरे ख्याल से आई वुड से नितिन राठौड़ जो कैरेक्टर था रॉकेट सिंह का, वो एक सेल्स इन्फ्लुएंसर होगा। मतलब आज के ज़माने में आज बहुत आपने देखा होगा, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, बिजनेस इन्फ्लुएंसर, क्या कहते हैं उसको, फैशन इन्फ्लुएंसर बहुत है। तो क्योंकि वो सेल्स में था और फिल्म का नाम ही है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, तो वो शायद सेल्स इन्फ्लुएंसर होगा, लोगों को बताएगा कि अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है तो आप क्या कर सकते हो, 5 टिप्स ऑफ बीइंग अ गुड सेल्समैन, 5 थिंग्स टू अवॉइड व्हेन यू आर अ सेल्समैन। तो ऐसे वो टिप्स बता के लोगों को कि क्या कर सकते हो। और शायद बिकॉज ही वाज नितिन राठौड़ बड़ा स्मार्ट है चीज़ें बेचने में, तो शायद वो अपना एक सेल्स वर्कशॉप कि आओ मेरे साथ काम करो, मैं आपको बताऊंगा, एआई जनरेटेड मैंने वर्कशॉप बनाई है, तो वो बेचने की कोशिश करेगा शायद। आई थिंक दैट वुड बी समथिंग ही वुड डू इन दिस। Great knowing that. So उसमें Rocket Singh में जैसे you used to tell रणबीर कपूर हाँ, that खाना ऐसे खाना है, टाई को जेब में रख लो ताकि वो सूप पे ना जाए, एंड बीइंग अ सेल्स पर्सन तुम्हें उल्टा पढ़ने की भी स्किल होनी चाहिए. So all of those things probably you could push. ऑफ कोर्स, मतलब आई आई थिंक इनफैक्ट वो सारी चीज़ें जो फिल्म में हैं, वो एक तो जयदीप साहनी जिन्होंने फिल्म लिखी है, ही यूज टू वर्क इन कंप्यूटर कंपनी एंड ही यूज टू इंटरेक्ट विद द सेल्स टीम अ लॉट, तो उनके इंसाइट्स थे। दूसरा, जब हम वो फ़िल्म के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमारे को ही जयदीप ने, शिमित ने, यशराज के जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने हमें भेजा, जाओ इंटरव्यू करो, सेल्स के लोगों के साथ मिलो, देखो वो कैसे करते हैं, क्या बातें करते हैं। तो लैमिंगटन रोड है यहाँ पे बॉम्बे में, जहाँ पे बहुत सारी कंप्यूटर की कंपनियाँ हैं। मतलब लोग वहाँ पे नॉर्मली नीचे दुकानों पे कंप्यूटर पार्ट्स खरीदने जाते हैं, लेकिन ऊपर बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जैसे रॉकेट सिंह की फिल्म के अंदर थे। तो वो वहाँ पे भेजते थे कि जाओ वहाँ पे चाय की टपरी पे बैठो, वहाँ पे सेल्स वाले आएंगे इस टाइम पे, क्या कर रहे हैं, कैसी बातें हो रही हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं, जाके उसको स्टडी करो। सुबह भेज दिया एक बार कि ऑफिस में लोग आ रहे हैं, इस टाइम पे वो वहाँ से निकलते हैं अपने सेल्स कॉल्स के लिए या मिलने के लिए, तो जाके ढूंढो, पार्किंग लॉट में बैठो, क्या कर रहे हैं। तो मेरे को बड़ा वो किया गया। तो वो एक्चुअल हैं जो टिप्स जो फिल्म के अंदर हैं, वो एक्चुअल टिप्स हैं। एंड आई थिंक
for a lot of people who have seen the film and have loved the film, who come from sales or come from an MBA background, क्योंकि हम MBA colleges के अंदर एक टाइम पे ये फिल्म दिखाई जाती थी as a what ethics is about, what is the life of a salesperson like. तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये चीज़ें वाक़ई लाइक या मैन ये होता है, हम ये करते हैं और हमने ऐसे देखा है। तो आई थिंक दोस आर एक्चुअली टिप्स दैट पीपल हु आर वर्किंग इन सेल्स नाउअडेज़ शुड यूज़, बिकॉज़ कितना भी आप ऑनलाइन चले जाओ, सेल्स आज तक वो है कि जब तक फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि डील फाइनलाइज़ हो जाए। आप ऑनलाइन कितना भी कर लो, आप कितनी भी ज़ूम कॉल कर लो, कोल्ड कॉल कर लो, जब तक आप क्लाइंट से नहीं मिलोगे, जब तक उनका आप टेम्परामेंट नहीं समझोगे, वो चाहिए क्या, किस चीज़ से कन्विंस होते हैं, तब तक वो डील फाइनल होना सही नहीं है। सो आई थिंक या आई मीन दोज़ वुड बी रियली सॉलिड टिप्स, अगर कोई देख रहा है और सेल्स में करना चाहता है, तो आप बन सकते हैं सेल्स इन्फ्लुएंसर। Awesome. So, between acting, हुँ। between theater, and between comedy, so how did improv happen? तो मैं बहुत पहले से मतलब थिएटर में आने भी, अब जब मैं थिएटर मैंने शुरू किया था, उससे भी पहले से मैं एक शो था हुज़ लाइन करके, हुज़ लाइन इज़ इट एनीवे, वो केबल पे आता था, स्टार वर्ल्ड पे या स्टार टीवी होता था तब, उस पे आता था। मैं देखता था, मेरे को बहुत फ़नी लगता था कि स्टेज पे आते हैं, ऑन द स्पॉट कुछ बना के चले जाते हैं और इतना क्लीन, इतना क्लियर, सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा, एकदम समझ में आ गया और इतने-इतने स्टाइल से वो करते हैं। तो मैं वो देखता था, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। फिर धीरे-धीरे जैसे थिएटर किया, करते गए, वो चीज़ बैकग्राउंड में चली गई। लेकिन जब मैं बॉम्बे आया तो आई रैन इनटू दिस पर्सन कॉल्ड मिस्टर एडम डाउ। वो इम्प्रोव मुंबई में सिखा रहे थे लोगों को। मैं उनसे मिला, मैं उनको कहीं और से जानता था। तो उन्होंने बताया कि यार मैंने इम्प्रोव सिखाया है लोगों को और मैं एक टीम बना रहा हूँ, वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैं कहा यार ऑफ कोर्स आई वुड बी इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरे को लगता है कि अनस्क्रिप्टेड कोई चीज़ करने के लिए यू नीड टू बी स्किल्ड एट एवरीथिंग। अगर आपको डायलॉग कैसे बोलना है, स्टेज पे कैसे खड़ा होना है, लाइट क्या आ रही है, उसको अगर आप समझ सकते हो, नहीं समझ सकते हो, डायरेक्शन क्या होती है, सीन के एडिट्स क्या होते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं मालूम तो आप शायद इम्प्रोव नहीं कर पाओगे। एंड ये एज एन एक्टर, इम्प्रोवाइजेशन इज समथिंग दैट यू टॉट एट द वेरी बिगिनिंग। जब भी आप कोई थिएटर वर्कशॉप करने जाओगे या आप एक्टिंग में नए नए घुसोगे, तो सबसे पहली चीज़ लोग आपसे इम्प्रोवाइजेशन कराते हैं। क्यों? बिकॉज इट फ्रीज यू। आपको ये फ्री कर देता है कि आप कुछ भी करो, कोई जजमेंट नहीं है। क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया गया होता है कि सिखाया कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, ये बोलो, ये मत बोलो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो। हमारे को बचपन से सिखाया गया है। तो हमारे पे ना एक सेल्फ जजमेंट की, सेल्फ क्या कहते हैं उसको, सेंसरशिप की आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी करने से पहले ना हमको लगता है ये गलत होगा। तो इम्प्रोवाइजेशन कराया जाता है तो आप फ्री हो जाओ, क्योंकि एज एन एक्टर आपको कुछ भी करना हो सकता है। जो हम शायद ज़िंदगी में नहीं दिखाते लोगों को, आपको स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा, आपको स्टेज पे दिखाना पड़ेगा। आप शायद लोगों के सामने नहीं रोओगे, लेकिन आपको स्टेज पे रोना पड़ेगा। तो वो स्टार्टिंग में सिखाया जाता है। सेम वो जहाँ पे आपको फ्री कर रहा है, जब आप सारी चीज़ें, सारी फैकल्टीज़ जो होती हैं एक्टिंग की, आप सीख लेते हो, डायरेक्शन, राइटिंग, डांस, वॉइस, इमोशन, उसके बाद जब आप इम्प्रोवाइज़ेशन करने जाते हो, इट्स अ होल डिफरेंट, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। सो वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है इम्प्रोव की तरफ। उस समय भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया कि एवरीथिंग आई नो अबाउट एक्टिंग, एवरीथिंग आई नो अबाउट थिएटर, आई गेट टू अप्लाई इट ऑल विदाउट समवन एल्स टेलिंग मी व्हाट टू डू on stage. So that was the thing that really attracted me to improv. And we were also the very first company to start in India, proper improv company, जिन्होंने थोड़ा सीखा है, थोड़ा किया है, थोड़ा समझा है. So being the first out the door was fun, because now you weren't trying to be like someone else. You could find your own voice, you could find your own style, and people would like that. So that was. Was there any name you coined for the company? We were called a company called Improv Comedy Mumbai. वो तब चालू हुई थी, हमने बनाई थी, अब तो शायद वो बंद हो गई है, कोई कर चलाता नहीं है उसको। पर वो वहाँ से जो लोग चालू हुए थे, तो देयर वाज कनीज सुरका थी उसके अंदर स्टार्टिंग में, मुकुल चड्डा करके एक एक्टर हैं जो इंडिया के द ऑफिस के अंदर
आए थे. हम्म. He was there, I was there, Adam was there. There were other few improv. नील भूपालम करके एक एक्टर हम्म. हैं, हम्म. आपने उनका देखा होगा, वो थे. Everyone's gone in their own directions. मैंने अपनी एक improv कंपनी चालू कर दी है. Adam's gone back to Seattle, वो वहाँ पे काम करते हैं. कनीज न्यूयॉर्क चली गई है. नील भूपालम मूवीज में आते हैं, मुकुल मूवीज में, टीवी में आते हैं. So everyone's gone in their own direction. But we were improv comedy Mumbai, which now is I think shut. अभी मेरी एक कंपनी है Mischief in Action, मैं उनके साथ काम करता हूँ. Okay, so since you told us about improv, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा improv का कॉन्सेप्ट समझ के. हम्म. सो बट एट प्रेजेंट क्या कितनी ऑडियंस है इम्प्रोव की? यू टोल्ड मी दैट वो कंपनी बंद हो गई जो आपने हम्म. स्टार्ट करी, और जो जो भी थे आपके साथ जुड़े वो अपनी अपनी फील्ड में वापस चले गए. सो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आए होंगे उस टाइम पे. तो क्या इम्प्रोव की ऑडियंस है अभी इंडिया में? और अगर हमें इम्प्रोव के सीन को और स्केल अप करना है और बेटर करना है, तो किन चीज़ों की, किन एलिमेंट्स या किन फैक्टर्स की ज़रूरत होगी? मेरा मानना है कि इम्प्रोव की डेफिनेटली ऑडियंस है. आज की डेट में हर बड़े शहर में एक इम्प्रोव ग्रुप है. इनफैक्ट बॉम्बे में 5-6 ग्रुप्स हैं, दिल्ली में 5-6 ग्रुप्स हैं, बैंगलोर में 5-6 ग्रुप्स हैं. सो देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स इन ऑल सिटीज. इवन स्मॉल, पुणे में एक ग्रुप है, अहमदाबाद में एक ग्रुप है. आई थिंक किसी ने थोड़े दिन पहले मेरे को बताया हैदराबाद में एक कंपनी है जो इम्प्रोव करती है. सो ऑडियंस है. इट हैज टू बी गिवन द लोग इम्प्रोव को स्टैंड अप के साथ कंपेयर करते हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि स्टैंड अप इज क्लोजर टू सिंगिंग एंड पोएट्री रेसिटेशन दैन इम्प्रोव. इम्प्रोव इज क्लोजर टू स्पोर्ट्स. इम्प्रोव इज क्लोजर टू थिएटर, बिकॉज स्पोर्ट्स की तरह, जैसे आप स्पोर्ट्स का मैच होता है, आप उसके लिए खूब प्रैक्टिस करते हो, लेकिन ऑन द डे ऑफ क्या होगा आपको पता नहीं होता, बट आप प्रिपेयर होते हो उसके लिए. सेम इम्प्रोव में होता है. थिएटर में भी सेम चीज़ होती है कि आप स्टेज पे जा रहे हो ऑडियंस के सामने, अब जो होगा वही होगा. गलती हुई तो गलती हुई, लोग डायलॉग भूले तो डायलॉग भूले. दैट्स व्हाट इम्प्रोव इज. सो आपको इम्प्रोव को स्टैंड अप से कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो लोगों को प्रिडोमिनेटली कॉमेडी इम्प्रोव लगता है कि इम्प्रोव में कॉमेडी होती है और स्टैंड अप में भी कॉमेडी होती है. तो कॉमेडी के नाम से आप मत जोड़ दो कि ये जी सेम ही चीज़ है. तो एक तो वो कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा. दूसरा, आई थिंक इम्प्रोव के अंदर और मोर एक्टर्स हैव टू टेक एन इंटरेस्ट टू कम एंड परफॉर्म. अभी बहुत सारे जो लोग करते हैं, they really work hard. Their backgrounds are in technology, their backgrounds are in finance, their backgrounds are in other things that are not acting. And improv requires acting, because आपको इमोशन क्रिएट करना ऑन द स्पॉट, आपको कैरेक्टर क्रिएट करना ऑन द स्पॉट, आपको सीन के अंदर दो लोगों की जो बातचीत होती है उसको क्रिएट करना ऑन द स्पॉट. और ये सारी चीज़ें एक्टर स्टडी करते हैं. कैरेक्टर कैसे बनाना है, आवाज़ को कैसे यूज़ करना है, इमोशन कब कहाँ पे कितना आएगा, इमोशन की इकोनॉमिक्स जो होती है, तो वो एक्टर्स करते हैं. वो जिनको उसमें ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो फिर वन पंच लाइन ह्यूमर के ऊपर कि आओ कुछ फनी कर दें ताकि ऑडियंस हंस पड़े, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं. विच अगेन, फॉर वॉट यूर डूइंग इज ग्रेट, बट फॉर इम्प्रोव टू बिकम a profession and get the legitimacy of other professional art forms, you need actors to jump into it. um, मेरा बहुत टाइम तक ये मानना था कि स्टैंड अप इंडिया में एक्सप्लोड हुआ ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज के बाद, जिसके अंदर से बहुत सारे कमेडियंस निकल के आए, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, एक्सेट्रा. दैट वाज बिकॉज इट वेंट ऑन टेलीविजन. स्टैंड अप सडनली टेलीविजन पे आ गया, हर जनता देख रही है, लोग वेट कर रहे हैं शाम को, 9 बजे आएगा. नवजोत सिंह सिद्धू हंस रहे होंगे वहाँ पे, शेखर सुमन हंस रहे होंगे, जोक होंगे. तो सडनली लोगों को स्टैंड अप क्या होता है पता चल गया. अभी तक इम्प्रोव को वो जो ब्रेक है, टेलीविजन कह लो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह लो, वो मिला नहीं है. तो मे बी किसी दिन वो क्रैक होएगा एंड वील गेट दैट अपॉर्चुनिटी. So now, I mean, you have done theaters, you have done movies also. So theaters में acting is very raw and real, as you just said कि जो भी होगा audience के सामने होगा, dialogue भूले तो भूले. So how different is the acting in theaters as compared to the acting in movies? आई थिंक रफली सेम होती है एक्टिंग. बस प्रॉब्लम डिफरेंस ये है कि थिएटर में गलती परफॉर्मेंस से पहले हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो. सिनेमा में गलती परफॉर्मेंस के दौरान होती है,
आप तो उसको तब करेक्ट कर सकते हो। जब आप थिएटर शो कर रहे हो तो अगर गलती हुई तो हुई, अब उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ऑडियंस ने देख लिया है। पर सिनेमा में रीटेक का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, अम, बहुत सारी चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो। प्लस थिएटर रियली वर्क्स ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द ऑडियंस। अगर आपने बोला कि स्टेज के ऊपर हिमालय पर्वत है तो स्टेज पे हिमालय पर्वत है, आपने बोला यहाँ पे पानी का जहाज़ है तो वहाँ पे पानी का जहाज़ है। अगर किसी ने आके बोला जी ये अकबर के ज़माने का महल है, तो किसी को मानना हाँ जी है जी, हाँ जी चलिए आप करिए। पर सिनेमा में आप वो जो लोकेशन है वो एक्चुअली आप क्रिएट कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके शूट कर सकते हो, आप सीजी यूज़ करके उस जगह को बना सकते हो। तो रियलिटी in cinema and reality in theater is different, and it allows the imagination of the audience to work differently. Theater में it is really dependent on the audience's imagination to suspend कि reality अभी different है, और जो हो रहा है हमको मानना पड़ेगा कि ये है। हालांकि हमें मालूम है वहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, वहाँ पे कौवा बैठा हुआ है, वहाँ पे चिमगादड़ निकल उड़ता हुआ जाएगा, यहाँ पे लोग खड़े हुए, अभी कोई खासा विंग्स में खड़ा। वो सिनेमा में नहीं होता है, सिनेमा में ज़्यादा रियलिटी क्लीन होती है। तो या दैट्स आई थिंक दैट्स द ओनली। एक्टिंग वाइज सेम है, थोड़ा प्रोजेक्शन का होता है, क्योंकि आपको 50 रो की ऑडियंस को बताना यहाँ पे आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिनेमा में माइक यहीं पे है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट Okay, so between improv, acting in movies, improv, theater, if given a choice, what would you choose improv. and why? A, because I love the idea of not knowing what comes next and going on a journey with my fellow improviser. B, because it challenges every aspect of theater and acting that I know. Ki you're building a story, al- almost writing a story as you're on stage together. Knowing when to emote, knowing when to move away from the scene, knowing when to exit. And आई थिंक दी अनप्रडिक्टेबल लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। लाइक हमारे को इम्प्रोव में सिखाते हैं कि इम्प्रोव इज लाइक लाइफ। आपकी लाइफ में अगले मोमेंट में क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम। सेम इम्प्रोव में अगले मोमेंट में क्या होने वाला है आपको नहीं मालूम। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूर लिविंग योर लाइफ ऑन स्टेज एंड यूर राइटिंग इट एज यू गो अलॉन्ग। तो मेरे को वो जो अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है ना कि क्या हो जाएगा, कौन क्या मेरा फेलो इम्प्रोवाइजर मेरे को बोल देगा या ऑफर कर देगा सीन के अंदर, वो आप उसको प्री डिसाइड नहीं कर सकते। एंड इट समटाइम्स इट हैज़ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड responses, some of the most unexpected reactions that I have ever felt on stage. And जब वो चीज़ क्लिक करती है और ऑडियंस को भी पता है कि यार ये प्री डिसाइडेड नहीं था, वो जो फीलिंग है ना, वो जो जो एक्सपीरियंस है वो कहीं और नहीं मिलता मेरे को। मतलब बाकी चीज़ें आई एम नॉट सेइंग मेरे को फिल्मों में काम नहीं करना, प्लीज़ ये मत, काम करना है और ये मत लेके चलिएगा कि मेरे को टीवी शोज़ में या ओटीटी शोज़ में या एड्स में काम नहीं करना, करना है। लेकिन मेरे को जो थ्रिल इम्प्रोव में मिलता है, आई थिंक इट्स द मोस्ट। बाकियों में भी थ्रिल मिलता है, इम्प्रोव में सबसे ज़्यादा मिलता है, बिकॉज इट्स ऑल इन माई हैंड्स। Okay, so you just mentioned that improv का सीन जो है अभी इंडिया में इतना स्केल नहीं हो पा रहा है, और मे बी अगर एक्टर्स आ गए इस इम्प्रोव वाले सीन में तो हो सकता है स्केल अप हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट जितने भी एक्टर्स हैं अभी, उनमें से हु विल बी द मोस्ट सूटेड इफ गिवन अ चांस फॉर एन करियर बंद करवाओगे यार तुम। इम्प्रोव? सी आई थिंक मोस्ट एक्टर्स आर प्रिटी गुड। देर इज़ वन थिंग जो हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नहीं मालूम है, वो ये है कि ऑफन हमारे को सीन्स ऑन सेट मिलते हैं, बहुत रेयरली। मतलब ज़्यादातर तो लोगों के पास स्क्रिप्ट्स होती हैं, लेकिन कई बार आपको ऑन सेट पता चलता है कि आज क्या करने वाले हो, या 1-2 दिन पहले ही पता चलता है क्या करने वाले हो, और आप दूसरे एक्टर के साथ रिहर्स नहीं कर पाते हो। तो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट वहाँ पे सेट पे पहुँच के क्रिएट होती हैं। तो वो जो क्रिएशन है, उस चीज़ से ना बहुत सारे स्टार्स को, बहुत सारे एक्टर्स को ट्रेनिंग मिल जाती है कि यार हम अपनी इंस्टिंक्ट पे, हमारी आई थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो सबसे शार्प है ऑफ एनी अदर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू वर्कड ऑन सच एन अनप्रडिक्टेबल फॉर्मेट फॉर सो लॉन्ग। टू नेम अ फ्यू?
Pankaj Tripathi, I think is a phenomenal actor like that. विकी कौशल के साथ मैंने रिसेंटली बैड न्यूज़ करी थी. हमने 2 दिन काम किया था एंड the scenes were supposed to be funny. He did not like, मेरे को चिंता ही नहीं करनी पड़ी उनके साथ कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. अभी मैंने रणवीर सिंह के साथ धुरंधर फिल्म शूट करी है. हिम he has an extremely funny comic timing. He has such energy on set कि उनके साथ काम करके मजा आता है. I think many of the comedians that we see, like Sunil Grover, they have great. I think they would be great to see on an improv stage. And I think a lot of content creators now who are coming out, like Viraj Gilani and all, I think they should explore improv, feel the rawness of being on stage without a script and see what happens. I think बहुत सारे लोग हैं ऐसे. Okay, so talking on improv, if you have to design a street play on the topic for like Delhi traffic and improv street play, so what would be your approach to it? A 30-second. इम्प्रोव में एक फॉर्मेट है साउंडस्केप करके, जिसके अंदर आप शो शुरू करते हो विद द साउंड्स ऑफ अ प्लेस. तो जैसे उसके अंदर कई बार आप ऑडियंस से सजेशन मांगते हो ऑफ अ लोकेशन विद इन देयर सिटी विच दे फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो कोई बोलेगा मच्छी मार्केट, कोई बोलेगा पार्लियामेंट हाउस, कोई बोलेगा यूनिवर्सिटी एरिया कैंपस. तो अगर मेरे को स्ट्रीट प्ले बनाना होगा दिल्ली की ट्रैफिक के ऊपर, तो मैं साउंडस्केप यूज करूंगा, बिकॉज उसके अंदर पहला जो 1-2 मिनट होता है इज जस्ट साउंड्स ऑफ द सिटी. People who come on stage, they will use their body language to move around, for example like a car. या 2 लोग चालू हो जाएंगे जैसे उनकी सड़क पे लड़ाई हो गई क्योंकि एक ने दूसरे की गाड़ी ठोक दी, या कोई स्ट्रीट हॉकर बन के आवाज लगाना शुरू कर देगा. सो ऑल दोज थिंग्स लाइक मैं देखो दिखता नहीं है क्या, मैं सामने से ऐसे ही आवाजें आएंगी. यहाँ पे कोई बोला, ले लो काले भटूरे ले लो, ऐसी आवाजें चालू होंगी. आई विल गिव यू द फील ऑफ एक्चुअली बीइंग इन अ ट्रैफिक जैम इन द सिटी ऑफ दिल्ली. और फिर वो जब एकदम गायब होगा, एक मोमेंट आएगा जहाँ पे सब लोग एक साथ चुप हो जाएंगे, एंड देन यू फील द साइलेंस इज वेयर यू मे बी कैन स्टार्ट बाय कि देखा सन्नाटा कितना अच्छा था. अगर ये शोर शराबा बंद हो जाए दिल्ली की ट्रैफिक में, तो शायद हम अपने दिल को, अपने शहर को फिर से सुन पाएंगे. मे बी विल स्टार्ट लाइक दैट. Since you have been a very staunch supporter of art throughout your career and your journey, life journey, तो अभी हमें अगर कोई देख रहा है, कोई न्यू कमर, इफ़ ही और शी वांट्स टू ब्रेक थ्रू द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स, ट्रेडिशनल करियर रोल्स, तो उनके लिए आप क्या उनको एडवाइस करोगे, या ऐसा कुछ प्राइम पॉइंट्स हैं आपके जहन में जिन पे वो फोकस कर सकते हैं इफ़ दे आर स्टार्टिंग आउट इन देयर रिस्पेक्टिव आर्ट जर्नीज? प्रैक्टिस. जो भी आप आर्ट फॉर्म ले रहे हो उसको खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर, जस्ट बिकॉज यू हैव द पैशन फॉर इट डजेंट मीन कि वो होएगा. सेकेंड, डिसिप्लिन. बहुत लोग आर्ट को लेके चलते कि उसके अंदर डिसिप्लिन की क्या ज़रूरत है, बिकॉज उनको आर्टिस्ट लगता है तो वह तो ऐसे ही रहता होगा. लेकिन आर्ट में बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है. सिंगर को रियाज करना पड़ता है, डांसर को अपने स्टेप्स जो होते हैं, मुद्राएं जो होती हैं, वो अच्छे से पता होनी चाहिए, कभी भूलनी नहीं चाहिए. बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है. एक आर्ट एक्टर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बी ऑब्जर्वेंट. लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप वो इमोशंस जो सीन के हैं, आप क्या उनको रिक्रिएट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कि आपकी आवाज़ साफ़ है, ज़बान साफ़ है, आवाज़ बुलंद है या नहीं. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं और डिसिप्लिन से आती हैं. सो दोज थिंग्स. सेकेंड, आर्ट के अंदर कभी बहुत एनर्जी वाला काम होता है, कभी बहुत सन्नाटा होता है. मैंने रिसेंटली एक लाइन पढ़ी थी जो मेरे को बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करी. अ, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बोर्ड होते हो तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू होते हैं. आपके दिमाग में आप चीज़ें रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हो, उनको समझने की कोशिश में लगते हो. तो ये लेके चलना कि आप आर्टिस्ट बनकर अब बस आर्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, नहीं. कभी कभार वो रुकेगा, आपको कभी कभार फिर से इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी. तो बी इंस्पायर्ड, be inspired by people around you, be inspired by things around you, be inspired by the things that you have seen every day, your mother, your father, your house, your gully,
योर फैमिली, योर कम्युनिटी, उनसे इंस्पायर हो, क्या है उसके अंदर, क्या है कि इतनी ये वाइब्रेंट है ये ज़िंदगी. Find that inspiration, and be fearless because मेरा आज तक मानना है कि आर्ट का काम होता है सवाल करना, आर्ट का काम होता है क्वेश्चन करना, रियलिटी हो कि ये जो रियलिटी है क्या ये सही है या ये गलत है, जो हमें सिखाया जा रहा है या हमें समझाया जा रहा है क्या ये सही है या गलत है, क्या हमको ऐसे ही लेना चाहिए, अगर ऐसे ही लेना है तो क्यों लेना है, यू नो. हमें उस चीज को एज एन आर्टिस्ट करना बहुत जरूरी. डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग. एज एन आर्टिस्ट डोंट स्टॉप क्वेश्चनिंग everything around you. Maybe you know the answer, maybe you don't, maybe you find a new answer. I think those are a few things I would say. So, Naveen, if we take out acting from your personality, if we take out theater, improv, everything out of your personality, so what is and how is Naveen? ऐसा नहीं, अगर ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा होता Is it dead or alive? आई थिंक he'll be dead, but जैसे मैंने कहा कि artists should always be observant. So most of the time when I'm not working, I'm observing life. But I spend my time when I'm not acting or improvising. I love cooking because I'm not a very impatient guy. तो cooking ने मेरे को बहुत patience सिखाया. आप कितने भी impatient हो जाओ, पानी अपने टाइम पे उबलेगा. I love my cats. मैं लॉकडाउन के बाद I adopted 2 cats because I wanted to see how I would be as a nurturer. So I love playing with them, raising them. And I love stories, be it in a book, be it on screen, be it on stage, or be it from hearing someone else. So I love talking to people, meeting people, and I just love making people laugh. Like मेरा हमेशा कोशिश यही रहती है कि कितना मैं लोगों को हंसा सकता हूँ. Not because I'll do improv comedy or something like that, but just I don't like people being sad, because I've seen sadness in other aspects of my life. So I'd much rather not have people be sad. अगर आप मेरी presence में हो, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कैसे खुश कर सकता हूँ. So that's me minus acting and improv. Awesome. Great to know about you, Naveen. And I've learned a lot about improv comedy and improv situation scene in India specifically. And knowing about you, it was a very engaging and meaningful conversation that I had with you, and I really enjoyed that. Thank you for coming to the podcast. Thank you very much.